हेलो फ्रेंड्स, आज हमारा बायोलॉजी का ये 11वां लेक्चर है जिसमें हम रक्त परिसंचरण तंत्र से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। चूंकि हम यह महेश वलाल सर की NCERT पुस्तक से कवर कर रहे हैं और वह प्रश्नों के माध्यम से कवर किया गया प्रश्नों को देखेंगे। जहां आवश्यक होगा कंसेप्ट को भी देखते हुए चलेंगे। इससे हमारे प्रश्न भी तैयार होंगे और कंसेप्ट भी क्लियर होगा। तो चलिए हम प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है, मानव शरीर में कौन सी रक्त कोशिकाएं संक्रमण से शरीर की रक्षा करती हैं? हमारे शरीर की संक्रमण से रक्षा करने वाली कोशिकाएं श्वेत रक्त कणिकाएं होती हैं जो हमारे ब्लड में पाई जाती हैं, जिसे हम WBC कहते हैं, व्हाइट ब्लड कार्पल्स। आगे है, किस रक्त समूह का व्यक्ति सर्वदाता या यूनिवर्सल डोनर होता है? जो सबको ब्लड दे सकता है वो है ब्लड ग्रुप ओ समूह का रक्त समूह का व्यक्ति सबको ब्लड दे सकता है, जिसे हम यूनिवर्सल डोनर कहते हैं। आगे है, यहाँ पे एक नोट है कि हीमोग्लोबिन मानव रक्त में पाया जाने वाला पदार्थ है जिसका प्रमुख कार्य ऑक्सीजन का परिवहन करना है। याद रखिएगा, हीमोग्लोबिन हमारे शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन करता है। हीमोग्लोबिन का कार्य है शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन करना। आगे है, वृद्ध व्यक्ति का रक्तदाब सामान्यतः बढ़ जाता है, अर्थात BP वृद्ध व्यक्तियों का बढ़ जाता है। तो याद रखिएगा कि सामान्यतः वृद्ध लोगों का BP बढ़ता है। आगे है, एक सामान्य व्यक्ति के रक्त का औसत pH मान कितना होता है? एक सामान्य व्यक्ति के रक्त का औसत pH मान 7.35 से लेकर 7.45 pH होता है। सामान्य व्यक्ति के रक्त का औसत pH कितना होता है? 7.35 से 7.45। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे किसी का 7 है तो वह उदासीन होता है। अगर 7 से अधिक है और 14 तक, और 7 से कम है तो वह अम्ल है, और 7 से अधिक है तो वह क्षार है। तो हमारा ब्लड क्षारीय प्रकृति का होता है, इसलिए ब्लड ग्रुप का pH मान 7.35 से 7.45 तक होता है। आगे है, ब्लड ग्रुप या रक्त समूह के खोजकर्ता कौन थे? इन्होंने खोजा कि ब्लड ग्रुप होते हैं, ब्लड के ग्रुप्स होते हैं। यह कार्ल लैंड स्टीनर ने खोजा था। कार्ल लैंड स्टीनर ने कहा कि ब्लड ग्रुप एक ही नहीं होता कि सभी व्यक्तियों में एक ही, जैसे हम कई बार कहा सुनते हैं जैसा आपका खून वैसा हमारा खून है, लेकिन उनके ग्रुप में अंतर होता है। वो लाल भले दिखते हैं लेकिन ब्लड ग्रुप मुख्यतः 4 होते हैं, AB, AB और O। अब उसमें A पॉजिटिव, A निगेटिव, B पॉजिटिव, B निगेटिव, AB पॉजिटिव, AB निगेटिव, O पॉजिटिव, A निगेटिव, ये तो अलग होते हैं। फिर RH फैक्टर भी होते हैं, लेकिन मुख्यतः 4 ग्रुप होते हैं जो कि इसकी खोज कार्ल लैंड स्टीनर ने की थी। आगे है, RH कारक का नाम किस जंतु के नाम से संबंधित है? जैसे RH फैक्टर जो है, जो हम कहते हैं, वह बंदर से लिया गया है। RH फैक्टर का ये ब्लड ग्रुप का एक एंटीजन होता है। आगे यहाँ पे एक नोट है कि AB रक्त वर्ग का व्यक्ति किसी भी रक्त वर्ग के व्यक्ति का रक्त ले सकता है, इसलिए इन्हें सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता या यूनिवर्सल रिसीवर कहा जाता है। जिस तरीके से हम देखते हैं कि O ग्रुप का व्यक्ति सबको ब्लड दे सकता है लेकिन सबसे ब्लड ले नहीं सकता, लेकिन वहीं AB ब्लड ग्रुप का व्यक्ति सबसे ब्लड ले सकता है लेकिन वो सबको ब्लड दे नहीं सकता। ये अंतर है, इसलिए इसे सर्वग्राही और O को सर्वदाता, AB को सर्वग्राही सबसे ग्रहण करने वाला, O को सर्वदाता सबको देने वाला कहा जाता है। आगे है, श्वेत रुधिर कणिकाओं WBC का प्रमुख कार्य क्या है? WBC का प्रमुख कार्य है शरीर की प्रतिरक्षा करना, कि संक्रामक रोगों से हमारी रक्षा WBC करता है। आगे है, रुधिर के जमने में किस खनिज की आवश्यकता होती है? ब्लड को थक्का बनने के लिए कैल्शियम की आवश्यकता होती है। ब्लड को जमने के लिए शरीर में हमारे कैल्शियम की आवश्यकता होती है। आगे है, लाल रक्त कणिकाएं शरीर के किस अंग में नष्ट होती हैं? जो रेड ब्लड कार्पल्स हैं वो शरीर में प्लीहा या स्प्लीन में नष्ट होती हैं। RBC की कब्रगाह स्प्लीन या प्लीहा को कहा जाता है। कई बार ये प्रश्न आया है, RBC की कब्रगाह, जैसे हमारे सेल्स डेड सेल्स हो जाती हैं तो स्किन के द्वारा बाहर निकल जाती हैं, लेकिन जो ब्लड में रक्त कोशिकाएं होती हैं जिन्हें हम जो कि RBC है, वह हमारी स्प्लीन या प्लीहा में जाके उसकी मृत्यु होती है, मरने पर वो वहीं जाता है। इसे हम RBC
कि कब्रगाह, प्लीहा या स्प्लीन को कहते हैं। आगे है, मनुष्य का औसत रक्तचाप या ब्लड प्रेशर कितना होता है? एक मनुष्य का औसत ब्लड प्रेशर 120 और 80 mg/Hg होता है। इसका अर्थ यह हुआ, जैसे हमारे शरीर में हृदय से जब ब्लड जाता है पूरे शरीर में फैलता है तो यह 120 की स्पीड से जाता है, लेकिन पूरे शरीर से जब ब्लड लौट के आता है तो 80 की स्पीड से आता है। याद रखिएगा, जाने की पूरे शरीर में फैलने की स्पीड तो 120 है, लेकिन लौट कर पुनः हृदय में आने की गति 80 है। ये हमारा सामान्य ब्लड प्रेशर होता है। आगे है, रक्त किस प्रकार का ऊतक है? ऊतक विभिन्न कोशिकाओं से मिले जो बनते हैं उसे हम टिश्यू या ऊतक कहते हैं। कई कोशिकाओं के मिलने से ऊतक का निर्माण होता है। तो रक्त किस प्रकार का ऊतक है? तरल संयोजी ऊतक, क्योंकि हम देखते हैं कि रक्त क्या है, लिक्विड फॉर्म में है, तो वह एक तरल संयोजी ऊतक है जो पूरे शरीर को जोड़ के रखता है, पूरे शरीर में एक साथ आता जाता है। आगे है, यदि एक पिता का रक्त वर्ग ए और माता का रक्त वर्ग ओ है तो उनकी संतान का रक्त वर्ग कौन सा हो सकता है? पॉसिबिलिटी है कि उनकी संतान का रक्त या तो ए होगा या तो ओ होगा, या तो ए होगा या तो ओ होगा। अभी हम इसके कॉन्सेप्ट को अच्छे से जान लेंगे आगे के लेक्चर में। आगे है, रुधिर प्लाज्मा में प्रतिरक्षी प्रोटीन्स किसके कारण निर्मित होते हैं? रुधिर प्लाज्मा में प्रतिरक्षी प्रोटीन्स या एंटीबॉडी लिम्फोसाइट्स के कारण निर्मित होते हैं। हमारे ब्लड में प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा में लिम्फोसाइट्स के द्वारा ही एंटीबॉडी का निर्माण होता है जो हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। आगे है, दिल का दौरा पड़ने या हार्ट अटैक के पहले घंटे को किस नाम से जाना जाता है? हार्ट अटैक के पहले घंटे को गोल्डन आवर के नाम से जाना जाता है। जैसे अगर किसी को 10 बजे हार्ट अटैक आया और 11 बजे के बीच का आवर गोल्डन आवर कहलाता है। आगे है, मनुष्य के शरीर में रक्तदाब कितना होता है? इसमें वायुमंडल के सापेक्ष पूछा गया है कि मनुष्य के शरीर में रक्तदाब कितना होता है। यह वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। मनुष्य के शरीर में रक्तदाब वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है, तो आप इसको याद रखिएगा। आगे है, यहाँ पे एक नोट है कि हृदय के संकुचन से धमनियों की दीवारों पर पड़ने वाला दाब रुधिर दाब या ब्लड प्रेशर कहलाता है। हम इसको देख लेते हैं कॉन्सेप्ट कि जैसे हमारा ये हृदय है, मान लीजिए ऐसे हृदय है, ऐसे हमारा हृदय है, तो एक जगह से ब्लड आता है फिर एक सिरे से निकल जाता है। तो जो ये शरीर हमारे बॉडी में जो हृदय है उसका जो ये बाहरी आवरण है या उसकी दीवारें हैं, ये वही हम देखते हैं ना, धक धक करता रहता है या फूलता पचकता है। तो इनकी दीवारों में जिस तरीके से दबाव होगा वही हमारे शरीर का ब्लड प्रेशर होता है। तेज है तो हाई ब्लड प्रेशर है, लो है लो ब्लड प्रेशर है। आगे है, रुधिर में श्वेत रक्त कणिकाओं जिसने हम WBC कहते हैं, रुधिर में श्वेत रक्त कणिकाओं की अत्यधिक मात्रा में उपस्थिति को किस रोग के नाम से जाना जाता है? श्वेत रक्त कणिकाओं की अगर हमारे शरीर में अत्यधिक मात्रा हो जाए, जहां वो एक रक्षक का कार्य कर रहा है, श्वेत रक्त कणिकाएं संक्रामक रोगों से, अगर उनकी मात्रा बहुत अधिक हो जाए तो हमें ल्यूकेमिया या रक्त कैंसर हो सकता है। जहां WBC हमारे शरीर की संक्रामक रोगों से रक्षा कर रहा है, लेकिन इसी की बढ़ी हुई मात्रा हमारे शरीर में ल्यूकेमिया या रक्त कैंसर का भी कारण बन जाता है। आगे है, नोट है कि इंसुलिन नामक हार्मोन का मुख्य कार्य रक्त में शर्करा की मात्रा, शुगर लेवल का नियंत्रण करना होता है। इंसुलिन क्या है? हमारा जो अग्न्याशय है, जैसे हमारा ये आमाशय है उसी के नीचे अग्न्याशय होता है जहाँ से विभिन्न प्रकार के एंजाइम और हार्मोन निकलते हैं। अग्न्याशय एक मिश्रित ग्रंथि है जहाँ से एंजाइम और हार्मोन दोनों का स्राव होता है। तो हम देखते हैं कि इसी में से जो बीटा कोशिकाएं होती हैं, बीटा सेल्स होती हैं, वहाँ से इंसुलिन का स्राव होता है जो हमारे बॉडी में ग्लूकोज लेवल को मेंटेन रखता है। तो बीटा कोशिकाएं अग्न्याशय से निकलती हैं और बीटा कोशिकाओं से इंसुलिन निकलता है, एक हार्मोन होता है जो हमारे शुगर लेवल को मेंटेन रखता है। आगे है, रक्त में ग्लूकोज का स्तर किस में व्यक्त किया जाता है? जैसे रक्त में ग्लूकोज कितना है, इसको किस में व्यक्त किया जाता है? मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर में। तो फैक्ट है, याद रखिए इसको। आगे है,
रक्त का थक्का बनने के दौरान होने वाली कौन कौन सी अभिक्रियाएं हैं कि जिसके द्वारा रक्त का थप्पा बनता है? जैसे थ्रोम्बोप्लास्टिन, प्रोथ्रॉम्बिन, कैल्शियम से थ्रोम्बिन बनता है। थ्रोम्बिन फाइब्रिनोजन से फाइब्रिन बनता है। फाइब्रिन और रुधिराणु से रक्त का थक्का बन जाता है। आगे है, जैविक प्रक्रिया को तेज करने में कौन सा पदार्थ उत्तरदायी होता है? हमारी जो जैविक प्रक्रिया है उसको तेज करने में कौन सा पदार्थ उत्तरदायी होता है? वो है एंजाइम। हमारे शरीर में एंजाइम कैटलिस्ट या उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। आगे है, यहाँ पे एक नोट है कि प्रतिजन या एंटीजन एक ऐसा पदार्थ है जो प्रतिरक्षी या एंटीबॉडी के निर्माण को उद्दीपित करता है। हमारे शरीर में एंटीबॉडी और एंटीजन पाए जाते हैं। जो एंटीबॉडी होता है वो हमारे शरीर की रक्षा करता है, लेकिन एंटीबॉडी को उकसाने या उत्प्रेरित करने का कार्य एंटीजन करता है। आगे है, तथा जो एंटीजन की मुख्य विशेषता प्रतिरोधियों के निर्माण को प्रेरित करना है। जो प्रतिरोधी हैं उनके निर्माण को प्रेरित करे, कहीं सुसुप्ता अवस्था में तो नहीं है। जैसे हमारे संसद में एक विटेकर होते हैं जो अपने अपने ही जो भी पार्टियां होती हैं अपने पार्टी में एक विटेकर बनाए जाते हैं जो वहाँ पे उनको जगाने का कार्य करते हैं कि नहीं, आप अपने मुद्दे पर खड़े रहिए, अपने विचारों पर स्थिर रहिए। उसी तरीके से हमारा एंटीजन कार्य करता है एंटीबॉडी के लिए। आगे है, रक्त को हृदय तक पहुंचाने वाली धमनियां क्या कहलाती हैं? जैसे हमारा हृदय है, जो रक्त को हृदय तक पहुंचाती हैं उन धमनियों को हृदय धमनियां कहते हैं, कोरोनरी आर्टरीज कहते हैं। आगे है, लाल रक्त कणिकाएं या आरबीसी मुख्यतः कहाँ बनती हैं? आरबीसी मुख्यतः अस्थि मज्जा में बनती है। जैसे हमारी हड्डियां हैं उनके बीच में कुछ कैविटी या खाली स्पेस होता है, वहीं पर आरबीसी का निर्माण होता है। आरबीसी क्या करता है? हमारे ब्लड में सर्कुलेट करता है और ऑक्सीजन परिवहन का कार्य करता है। आगे है, प्लाज्मा में जल का प्रतिशत कितना होता है? हमारे ब्लड में लगभग 80% जल पाया जाता है। उस जल में 80% प्लाज्मा पाया जाता है, उस प्लाज्मा में 90% जल होता है। तो याद रखिएगा, प्लाज्मा में 90% जल पाया जाता है। आगे है, स्टार्च के जल अपघटन से कौन सा एंजाइम बनता है? जब स्टार्च का जल में अपघटन होता है तो एमाइलेज नामक एंजाइम बनता है। तो स्टार्च का अपघटन जल में होता है और इससे एमाइलेज नामक एंजाइम का निर्माण होता है। आगे है, रक्त का थक्का बनने में फाइब्रिनोजिन का फाइब्रिन में परिवर्तन थ्रोम्बिन एंजाइम के कारण होता है। रक्त का थक्का बनने में जो फाइब्रिनोजिन का फाइब्रिन में परिवर्तन, फाइब्रिनोजिन जो फाइब्रिन में परिवर्तित होता है, यह थ्रोम्बिन एंजाइम के कारण होता है। आगे है, ये नोट था, इसको याद रखिएगा। आगे, हृदय की धड़कन नियंत्रित करने किसकी भूमिका होती है? हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने में सोडियम की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आगे है, एंजाइम एक प्रकार का जैव उत्प्रेरक है, बायोकैटलिस्ट है। एंजाइम एक प्रकार का जैव उत्प्रेरक है। आगे है, एक धड़कन या हृदय गति की एक आवृत्ति में लगभग कितना समय लगता है? एक हृदय या धड़कन की आवृत्ति में लगभग जैसे कितना समय लगता है? 0.8 सेकेंड। जैसे कोई भी आप चीज़ कोई फेंके और इतनी दूरी पर गया तो उसको यहाँ दूरी पर जाने में कितना समय लगा? उसी तरीके से जैसे एक बार अगर हमारा हृदय धक से बोला तो कितनी देर तक वो बोलता है, उसका टाइमिंग कितना होता है? 0.8 सेकेंड। आगे है, रक्त दाब का नियंत्रण किस ग्रंथि के द्वारा होता है? अर्थात ब्लड प्रेशर का नियंत्रण हमारी अधिवृक्क ग्रंथि या एड्रिनल ग्लैंड के द्वारा रक्त दाब नियंत्रित होता है शरीर में। आगे है, अत्यधिक ऊंचाई पर जाने पर मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाओं की संख्या पर क्या प्रभाव पड़ता है? अगर हम बहुत अधिक ऊंचाई पर या पहाड़ों पर कहीं जाते हैं तो हमारे शरीर में जो रेड ब्लड कॉर्पल्स हैं या लाल रक्त कणिकाएं हैं उन पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो लाल रक्त कणिकाओं की संख्या में वृद्धि हो जाती है, क्योंकि हमें जितनी ऊंचाई पर जाएंगे वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी होती जाएगी, तो हमें उतनी ज़्यादा आरबीसी की आवश्यकता होगी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आरबीसी द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन ग्रहण किया जाए। इससे आरबीसी की संख्या बढ़ जाती है। आगे है, एनीमिया रोग किस पोषक पदार्थ की कमी के कारण होता है?
एनीमिया रोग फोलिक एसिड की कमी के कारण होता है। एनीमिया रोग महिलाओं को मुख्यतः होता है और यह फोलिक एसिड की कमी के कारण होता है। आगे है, मानव शरीर की सबसे लंबी सिरा कौन सी है? किसकी बात हो रही है कि मानव शरीर की सबसे लंबी सिरा कौन सी है? वो है ग्रेट सैफिनस सिरा, पैर में उपस्थित होता है। मानव शरीर की सबसे लंबी सिरा, सिरा और धमनी हम जानते हैं, तो उसी में से जो सबसे लंबी सिरा ग्रेट सैफिनस सिरा है, जो कि पैर में उपस्थित होता है। आगे है, श्वेत रक्त कणों की कितनी संख्या होने पर रक्त कैंसर होता है? श्वेत रक्त कणों की कितनी संख्या होने पर रक्त कैंसर होता है? वो है, अगर हमने अभी देखा WBC का कार्य, WBC अगर शरीर में इसकी कमी हो जाए तो इससे हमारे शरीर में संक्रामक रोग बढ़ जाते हैं, अर्थात ये संक्रामक रोग से रक्षा करता है। लेकिन अगर इसकी बहुत अधिक मात्रा बढ़ जाती है तो ये ल्यूकेमिया या ब्लड कैंसर का कारक बनता है। लेकिन श्वेत रक्त कणिकाओं का कितनी संख्या हो जिससे रक्त कैंसर हो जाता है, अगर बढ़ी हुई मात्रा, तो अगर 12,000 सीसी हो जाए श्वेत रक्त कणिकाओं की संख्या तो ब्लड कैंसर या ल्यूकेमिया हो जाता है। आगे है, रक्तदाब के उपचार में किस पौधे का प्रयोग किया जाता है? ब्लड प्रेशर के उपयोग में कुछ पौधों का भी प्रयोग किया जाता है। वो पौधा है सर्पगंधा, जिसे हम राल्फिया सेप्रेंटिया कहते हैं। रक्तदाब के उपचार में सर्पगंधा पौधे का उपयोग किया जाता है। आगे है, मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी लार्जर आर्टरी कौन सी है? महाधमनी। अभी हमने देखा सबसे लंबी सिरा हमारे जांघ में पाई गई थी, वैसे सबसे बड़ी धमनी महाधमनी है, जिसे हम ऑर्टा कहते हैं। आगे है, किस अंग को मानव शरीर का रक्त बैंक कहा जाता है? अभी हमने देखा RBC के कब्र का स्प्लीन, तो हमारा ब्लड भी जाकर वहाँ पे एकत्रित होता है। कहाँ पे? प्लीहा या स्प्लीन में। इसीलिए ब्लड बैंक ऑफ बॉडी इज कॉल्ड प्लीहा या स्प्लीन। आगे है, रक्तचाप रक्तदाब मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? ब्लड प्रेशर या ब्लड सर्कुलेशन मापने के लिए स्फिग्मोमैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। BP का मापन स्फिग्मोमैनोमीटर नामक यंत्र द्वारा किया जाता है। आगे है, अशुद्ध रक्त का प्रवाह हृदय से महाधमनी, महाधमनी से धमनियों में, धमनियों से धमनिकाएं में, धमनिकाओं से कोशिकाएं में पहुंचती है। जो कोशिकांग होते हैं वहां तक पहुंचते हैं। आगे है, कोलेस्ट्रॉल की सामान्य सीमा मानव में कितनी होती है? इसके बाद कोलेस्ट्रॉल हानिकारक हो सकता है, तो सामान्य सीमा 150 से 260 mg प्रति 100 मिलीलीटर पे कोलेस्ट्रॉल होना चाहिए। कोलेस्ट्रॉल का जो एक सामान्य सीमा है वह 150 से 260 mg प्रति 100 मिलीलीटर होनी चाहिए। आगे है, यहाँ पे लिखा है कि रक्त समूह AB को सार्वभौमिक ग्राही क्यों माना जाता है? जैसे हम सार्वभौमिक सर्वदाता O को कहे थे, O को सर्वदाता माना जाता है, वहीं AB को सर्वग्राही माना जाता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि इसका एक कारण है कि क्योंकि AB जो है ना, AB रक्त समूह में प्रतिरक्षी या एंटीबॉडी नहीं पाए जाते हैं। एंटीबॉडी हमारे शरीर में क्या कार्य करता है? जैसे हमारे शरीर में किसी भी रोग को लेकर एंटीबॉडी है, अगर बाहर से उसमें कोई आक्रमण होता है तो उसको मार देता है। तो उसी तरीके से अगर हम किसी अलग व्यक्ति का ब्लड किसी में चढ़ाते हैं तो अगर उसका एंटीबॉडी नहीं है तो उससे मैच ही नहीं करेगा। इसीलिए यह सर्वग्राही है, दाता नहीं है, क्योंकि है ही नहीं तो कहाँ ले जाएगा। आगे है, प्रतिरक्षी या एंटीबॉडी क्या है? प्रतिरक्षी या एंटीबॉडी क्या है? यह ग्लाइकोप्रोटीन है। जो एंटीबॉडी हमारे शरीर में है वो एक ग्लाइकोप्रोटीन है। आगे है, सिकल सेल एनीमिया रोग किसकी विकृति से होता है? सिकल सेल एनीमिया रोग RBC की कमी से होता है। सिकल सेल एनीमिया रोग
आरबीसी या रेड ब्लड कार्पल्स या लाल रक्त कणिकाओं की कमी या विकृति से सिकल सेल एनीमिया रोग होता है। आगे है यहाँ पे रक्त परिसंचरण से संबंधित उनके अंग और उनके कार्य बताए गए हैं। जैसे हृदय क्या कार्य करता है रक्त से संबंधित, तो हृदय का कार्य है, ये ब्लड के बारे में बताया गया है, ब्लड के लिए वो क्या क्या कार्य करता है। तो रक्त जब हृदय में होता है तो हृदय द्वारा रक्त को संपूर्ण शरीर में प्रवाहित किया जाता है। धमनियों का कार्य क्या है कि यह रक्त को हृदय के अंगों तक पहुंचाती हैं। धमनियां क्या करती हैं, रक्त को हृदय के अंगों तक पहुंचाती हैं। हृदय से, यहाँ पे है हृदय से अंगों तक पहुंचा, जैसे हम यहाँ हृदय बना दे रहे हैं, चलिए फिर से बनाते हैं। जैसे हमारा ये हृदय हो गया, अब ये हो गया धमनियां और ये हो गया शिराएं। अब क्या कार्य है देखिए, धमनियां रक्त को हृदय के अंगों तक पहुंचाना, शिराएं रक्त को शरीर से हृदय तक पहुंचाना। इसका अर्थ यह हुआ कि धमनियां क्या करती हैं, पूरे शरीर से हमारे रक्त को लाके हृदय में नहीं, ये शिराओं का कार्य है कि रक्त को शरीर से हृदय तक पहुंचाती हैं। वहीं धमनियां शुद्ध रक्त को हृदय से पूरे शरीर में संचारित करती हैं। तो धमनियों का कार्य है कि हृदय में जो शुद्ध रक्त आया है उसको पूरे शरीर में फैलाना, और शिराओं का कार्य क्या है, जिसका बीपी इसका ये 80 होता है और धमनियों का 120। यही कार्य है कि शिराएं पूरे शरीर से ब्लड को लाके हृदय में पहुंचाती हैं। आगे है कोशिकाएं का क्या कार्य है कि धमनी तथा शिरा के रक्त का सम्मिलन करती हैं। कि धमनी जो, क्योंकि ऐसे नहीं एक बार खून जाएगा आएगा फिर जाएगा आएगा, नहीं, वो प्रोसेस चलता रहता है आने जाने का, वो स्पीड बहुत तेज होती है। वही बीपी का लेवल स्तर बताता है। तो कहीं ना कहीं कोशिकाओं का कार्य होता है कि धमनी तथा शिरा के रक्त का सम्मिलन करना। आगे है रिसेरपिन नामक औषधि का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। रिसेरपिन नामक औषधि का प्रयोग उच्च दाब को कम करने के लिए किया जाता है। हाई ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए रिसेरपिन नामक औषधि का प्रयोग किया जाता है। आगे है कौन सी कोशिका प्रतिरक्षी या एंटीबॉडी का उत्पादन करती है। अभी अभी हमने देखा था लिम्फोसाइट्स के द्वारा एंटीबॉडी का निर्माण होता है। आगे है यहाँ पे एक नोट है कि धमनियां हृदय से ऑक्सीजन युक्त रुधिर को शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाती, यही बात लिखी गई है। यहाँ पे से है, के नहीं से है। धमनियां हृदय से ऑक्सीजन युक्त रुधिर को शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाती हैं। आगे देखते हैं, यहाँ पे रक्त में उपस्थित प्रमुख कार्य बताए गए हैं। जैसे रक्त प्लाज्मा क्या कार्य करता है, एल्बुमिन क्या कार्य करता है, ग्लोबुमिन क्या कार्य करता है और फाइब्रिनोजन क्या कार्य करता है। अब ये याद रखिएगा कि रक्त में रक्त प्लाज्मा होता है, एल्बुमिन होता है, ग्लोब्यूलिन होता है, फाइब्रिनोजन होता है। तो क्या रक्त प्लाज्मा का कार्य है कि हल्के पीले रंग का तरल पदार्थ होता है। एल्बुमिन का कार्य है ऑस्मोटिक दाब स्थापित करना। ग्लोब्यूलिन का कार्य है संक्रामक रोगों से रक्षा करना और फाइब्रिनोजन का कार्य है रक्त का स्कंदन करना। आगे है कणिका विहीन रक्त का कणिका विहीन रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है। जैसे जो कणिका विहीन रक्त है उसका तरल भाग प्लाज्मा कहलाता है। जैसे अगर हम चाय बनाते हैं, मान लीजिए चाय बनाए और उसको कप में रखे, फिर हम उसको छन्नी से छान देते हैं। अगर हम छन्नी से छाने तो यहाँ पे तो चाय आ गई, और यहाँ पे जो जो चीज़ें बची, चाय पत्ती हो गया, अदरक हो गया, इलायची हो गया, कुछ भी हम डालें तो छन्नी से छानने के बाद जो चाय कप में आ गई और जो छन्नी में बचा चाय पत्ती, अदरक, ये सब कणिकाएं होती हैं। जो आरबीसी हो गया, डब्ल्यूबीसी होगा, प्लेटलेट्स हो गया, ये ब्लड में पाई जाती हैं। और ये जो छनी हुई चाय क्या है, ये प्लाज्मा है। यही है कि कणिका विहीन, अगर इन सबको निकाल दें तो एक जो चाय मेन बची है वही हमारा प्लाज्मा है। जैसे हम ब्लड को अगर छान दें ऐसी चीज़ से कि जो कणिकाओं और प्लाज्मा को अलग कर सकती है, तो हम देखेंगे कि हमारी छन्नी में कणिकाएं आएंगे जिसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स एक्सेट्रा चीज़ें होती हैं, जबकि प्लाज्मा नीचे कप में आ जाएगा। आगे है यदि दोनों जनकों या पेरेंट्स का रुधिर AB हो तो उनके बच्चों का संभावित रुधिर वर्ग क्या होगा।
यदि माता पिता दोनों का रुधिर वर्ग ए बी है तो बच्चे का संभावित रुधिर वर्ग ए होगा या बी होगा या ए बी, ओ को छोड़ के तीनों हो सकते हैं। आगे है, स्वस्थ मनुष्य के रक्त में प्लेटलेट्स की संख्या सामान्यतः कितनी होती है? एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर में प्लेटलेट्स की संख्या लगभग 1,50,000 से लेके 4,50,000 तक हो सकती है। तो याद रखिएगा 1.5 लाख से लेके 4.5 लाख तक मनुष्य के शरीर में प्लेटलेट्स हो सकता है। आगे है, एक वयस्क मनुष्य के रक्त में प्रति 100 मिलीलीटर में हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी होती है? एक वयस्क मनुष्य के ब्लड में 100 मिलीलीटर अगर ब्लड ले लें, प्रति 100 मिलीलीटर में 14.5 ग्राम हीमोग्लोबिन पाया जाता है, जो शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन करता है। आगे है, यहाँ पे एक नोट है कि पेप्सिन, ट्रिप्सिन एवं टाइलिन एंजाइम पाचन में सहायक होते हैं। एंजाइम को पाचन में ट्रिप्सिन, पेप्सिन और टाइलिन कार्य करते हैं। आगे है, माता पिता के रक्त समूह के आधार पर बच्चों में संभावित रक्त समूह, माता पिता का रक्त समूह क्या है, इसके आधार पर बच्चों में किस तरीके की संभावना है कि कौन सा ब्लड ग्रुप हो सकता है, इसका एक चार्ट बनाया गया है। चलिए हम इसको देखते हैं चार्ट को एक एक करके। जैसे अगर माता पिता दोनों का ब्लड ग्रुप ओ हो, संभावित की बात कीजिए, बच्चों में संभावित क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता। तो अगर माता पिता का ब्लड ग्रुप दोनों का ओ हो तो बच्चे में केवल ओ ब्लड ग्रुप होगा, ना ए होगा, ना बी होगा, ना ए बी होगा। अगर माता पिता में से एक का ओ ब्लड ग्रुप हो, एक का ए हो, तो बच्चे में या तो ओ होगा या तो ए होगा, ना बी होगा ना ए बी होगा। वहीं अगर एक माता पिता में ओ हो और एक में बी हो तो या तो ओ होगा या तो बी होगा, ना ए होगा ना ए बी होगा। वहीं अगर एक पेरेंट्स में अगर एक व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ओ है और दूसरे का ए बी, तो संभावित बच्चे में ब्लड ग्रुप या तो ए होगा या तो बी होगा, ना ओ होगा ना ए बी होगा। वहीं अगर माता पिता दोनों का ब्लड ग्रुप ए है तो बच्चों में संभावित ब्लड ग्रुप ए होगा या ओ होगा। ये है श्योर है कि ना बी होगा और ना ही ए बी होगा। वहीं अगर माता पिता में से एक का ब्लड ग्रुप ए है दूसरे का बी है तो संभावित ब्लड ग्रुप चारों हो सकते हैं। दोनों में अगर समान नहीं है, मतलब एक का ए है एक का बी है, तो श्योर है कि या तो ए होगा या बी होगा या ओ होगा या ए बी होगा, चारों हो सकते हैं। असंभावित कोई ग्रुप समूह कोई नहीं होगा, कोई ना चारों में से कोई नहीं कोई हो जाएगा। अगर एक का ए है और दूसरे का ए बी है तो संभावित ब्लड ग्रुप ए होगा, बी होगा या ए बी होगा, लेकिन ओ कभी नहीं होगा। वहीं अगर दोनों का ब्लड ग्रुप बी ही हो तो संभावित बच्चे का ब्लड ग्रुप या तो बी होगा या तो ओ होगा, ना ए होगा और ना ही ए बी होगा। लेकिन अगर माता पिता में से एक का ब्लड ग्रुप बी हो दूसरे का ए बी, तो संभावित ब्लड ग्रुप ए बी, ए और बी हो सकते हैं लेकिन ओ नहीं हो सकता। वहीं अगर माता पिता दोनों का ब्लड ग्रुप ए बी है तो आगे वाली पीढ़ी में ओ ब्लड ग्रुप नहीं होगा, या तो ए होगा या तो बी होगा या तो ए बी होगा। तो इसको आप याद रखिएगा। आगे है, सामान्य रूप से लाल रक्त कणिकाओं की आयु कितनी होती है? हम देखते हैं कि आरबीसी, हर चीज की एक उम्र होती है, उसी तरीके से आरबीसी कितने समय तक जीवित रहता है, इसके बाद डेथ हो जाती है और वह स्प्लीन में जाकर अपनी सुसाइड जिसे कहते हैं, खत्म मरने के बाद स्प्लीन में जाता है या प्लीहा आरबीसी। तो ये कितने, इनका समय कितना होता है, इनकी आयु कितनी होती है आरबीसी की? तो वो है 100 से 120 दिन। आगे है, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा में वृद्धि को क्या कहते हैं? अगर ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा में वृद्धि हो जाए तो उसे हाइपरग्लाइसीमिया कहते हैं। ब्लड शुगर बढ़ने को हाइपरग्लाइसीमिया कहा जाता है। आगे है, यहाँ रक्त संबंधी समस्याएं बताया गया है कि हाई ब्लड प्रेशर को क्या कहते हैं, लो ब्लड प्रेशर को क्या कहते हैं, हीमोफीलिया को क्या कहते हैं और अरक्तता को क्या कहते हैं। तो हाई ब्लड प्रेशर में हाइपरटेंशन होता है, निम्न ब्लड प्रेशर में हाइपोटेंशन होता है, हीमोफीलिया में आघात से रक्तस्राव होता है और अरक्तता में हीमोग्लोबिन की कमी से अरक्तता रोग हो जाता है, या इसे हम निमोनिया कहते हैं।
इसको तो हम आगे देख ही चुके हैं, इस वाले फैक्ट को। तो फ्रेंड्स, हमारा ये बायोलॉजी में रक्त परिसंचरण से संबंधित एक छोटा सा लेक्चर था, जो कि ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम बहुत महत्वपूर्ण है। इससे ब्लड ग्रुप से या फिर हमारे शरीर में किस तरीके से कार्यरत कोशिकाएं हैं, उनमें किस तरह कहाँ जाता है, सर्वदाता सर्वग्राही, श्वेत रक्त कणिकाओं का क्या कार्य है, लाल रक्त कणिकाओं का क्या कार्य है, प्लाज्मा क्या कार्य करता है, एंटीबॉडी, एंटीजन, इन सब के बारे में इस लेक्चर में हमने कवर किया। तो इस लेक्चर को आप रिवाइज कर लीजिएगा, तो इससे संबंधित प्रश्न आपके गलत नहीं होंगे। तो इस लेक्चर को हम यही समाप्त करते हैं। अगर आप चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।